हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडीसी कंपटीशन क्लासेज में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वह है राजस्थान जिला दर्शन का एक नया जिला, जिसे भरतपुर के नाम से जाना जाता है। पहले मैंने आपको धौलपुर, जोधपुर, अजमेर, श्रीगंगानगर जिले करा दिए हैं। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? भरतपुर जिले के बारे में। ठीक है, भरतपुर जिला आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। भरतपुर, आपको ये जो नक्शा दिख रहा है ये भरतपुर जिले का है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैं कोई भी जिला शुरू करवाऊंगा, ठीक है, तो सबसे पहले जो अपना नक्शा है उसको, उसके जो अंदर के विभिन्न क्षेत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर उस जिले से संबंधित नदियां, अभ्यारण्य, प्रमुख दर्शनीय स्थल, महत्वपूर्ण तथ्य, चर्चित व्यक्ति, इस प्रकार स्टेप टू स्टेप चलते हुए अपन उस जिले का अध्ययन करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि अपन को जिले की जानकारी होने के साथ साथ अपन जब राजस्थान जी के भूगोल स्टार्ट करेंगे, इतिहास स्टार्ट करेंगे, कल्चर स्टार्ट करेंगे, तो अपन को बहुत सारा सहयोग मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भरतपुर जिले के बारे में। सबसे पहले भरतपुर, ठीक है, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार, ठीक है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। देखो, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो भरतपुर को कहा जाता है। याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। अगर आपको ओनली सिंह द्वार पूछे तो अलवर, ठीक है, और पूर्वी सिंह द्वार पूछे तो भरतपुर। ठीक है, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट अपने पास क्या आएगा? पक्षियों की स्वर्ग स्थली। देखो, पक्षियों की स्वर्ग स्थली भरतपुर को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर पक्षियों का आवागमन रहता है। सर्दियों में सारस अन्य प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं और यह पक्षियों की स्वर्ग स्थली कहलाता है। इसलिए इस भरतपुर जिले को पक्षियों की स्वर्ग स्थली कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या नाम बताए? राजस्थान का प्रवेश द्वार। अच्छा, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, लेकिन अगर भारत के प्रवेश द्वार की बात करें तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा क्या बताया मैंने? राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको? कि पक्षियों की स्वर्ग स्थली। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। भरतपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार। ठीक है, पक्षियों की स्वर्ग स्थली किसके कारण? केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य। पक्षियों की स्वर्ग स्थली। ठीक है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। अब बात करते हैं अपन कि भरतपुर की स्थापना कैसे हुई, किस वंश ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो भरतपुर है यहाँ पर जाटों का शासन था। अगर आपसे पूछे कि जाटों में भी किसका शासन था, तो सिनसिनाटी वंश था, उसका शासन था। ठीक है, अब यहाँ पर जाट वंश की स्थापना किसने की? देखो, राजस्थान में दो ही ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर जाटों का शासन रहा। पहला तो है भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। ठीक है, और एक मुस्लिम रियासत है टोंक। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब जाट वंश की स्थापना यहाँ पर किसने की? तो दोस्तों, सन 1733 में सूरजमल जाट, जिसे जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक शासक थे ये। ठीक है, इन्होंने 1733 में लोहागढ़ दुर्ग की स्थापना करके भरतपुर नगर की नींव रखी। ठीक है, तो किसने रखी? सूरजमल जाट ने रखी। ठीक है, तो भरतपुर के बारे में अपन आगे अध्ययन करते हैं, उनके क्षेत्रों के बारे में। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, कर लिया दोस्तों आपने? अब चलते हैं अपन भरतपुर के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला दूसरा जिला कौन सा है? भरतपुर है। पहला जिला अलवर। देखो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, ठीक है, इसमें शामिल होने वाला दूसरा जिला बना भरतपुर। ठीक है, पहला जिला कौन सा है? तो अपना पहला जिला कौन है? अलवर। ठीक है, और
यहाँ पर एक सभ्यता है जिसका नाम है मलाह सभ्यता। यहाँ से जो बड़े जानवर हैं उनके शिकार करने के लिए हथियार प्राप्त हुए। ठीक है, आगे दिन करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पॉइंटों की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास कौन सा, कामा। अच्छा, कामा के बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो कामा के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं भरतपुर में, वो मिलते हैं 2 पॉइंट। और 2 पॉइंट कौन से, सबसे पहले ब्रज महोत्सव, ब्रज महोत्सव, और दूसरा मिलता है भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला। ठीक है, अच्छा इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। देखो देखो फ्रेंड्स, भरतपुर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है कामा। कामा में ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है। देखो जिस प्रकार मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होता है, थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है। ठीक है, पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर और जोधपुर में होता है। ठीक है, मीरा महोत्सव का आयोजन चित्तौड़गढ़ में होता है। उसी प्रकार ब्रज महोत्सव का आयोजन भरतपुर में होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में लगता है। यहाँ पर एक हादसा होता है, इसलिए भोजन थाली मेले चर्चित हादसे से संबंधित है। तो पहला क्षेत्र हो गया कामा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, आराम से पढ़िए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो दूसरा जो क्षेत्र आता है अपने पास वो क्या आता है, डीग। ठीक, पहले अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि डीग क्या है। तो दोस्तों, जो डीग है, लोगों को 2 प्रकार का कंफ्यूजन रहता है कि डीग के किले का निर्माण किसने कराया और डीग के जलमहलों का निर्माण किसने कराया। तो आप नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो डीग का किला है, डीग का किला और डीग के जलमहल, डीग के जलमहल। देखो, डीग के किले का निर्माण कराया बदन सिंह ने, बदन सिंह, और डीग के जलमहलों का निर्माण कराया सूरजमल ने, सूरजमल ने। देखो दोस्तों, डीग का जो किला है उसका निर्माण कराया बदन सिंह ने, और डीग के जलमहलों का निर्माण किसने कराया, सूरजमल ने। इसे जलमहलों की नगरी भी कहा जाता है। तो डीग, इसके बारे में बात करते हैं। डीग में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो डीग का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जलमहलों की नगरी, जलमहलों की नगरी। जलमहलों की नगरी क्योंकि किसे कहा जाता है, डीग को कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जाता है नूरजहां का झूला, नूरजहां का झूला। ठीक है, और तीसरा आता है सावन भादो महल, सावन भादो महल। ठीक है, तो दोस्तों जलमहलों की नगरी है वो बता पड़ गया, डीग भरतपुर का आता है। ठीक है, नूरजहां का झूला डीग भरतपुर में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में नूरजहां का झूला कहाँ है, तो भरतपुर में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि नूरजहां जो झरना है, चश्मा ए नूर, वो कहाँ पर है, अजमेर जिले में स्थित है। जिसका निर्माण किसने कराया था, जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए करवाया था। नूरजहां का झूला कहाँ है, डीग। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है सावन भादो महल। देखिए दोस्तों, सावन भादो महल, सावन भादो महल डीग भरतपुर में है। सावन भादो कढ़ैया देशनोक बीकानेर करणी माता के मंदिर में स्थित है सावन भादो कढ़ैया। सावन भादो नहर कोटा में है, और सावन भादो जो झील है वह अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। ठीक है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 चीजें हैं सावन भादो से, मैं नोट करा देता हूँ, आप साइड में लिख लीजिए, उतार लीजिए उसको। ये आपने उतार दिया होगा, डीग का किला बदन सिंह। ठीक है, तो सावन भादो के नाम से 4 चीजें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। सावन भादो महल जो कहां पर स्थित है, डीग भरतपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, डीग। ठीक है, सावन भादो कढ़ैया, सावन भादो कढ़ैया, सावन भादो कढ़ैया कहां पर स्थित है, तो करणी माता देशनोक बीकानेर, देशनोक करणी माता के मंदिर में। और सावन भादो नहर, सावन भादो नहर कहाँ पे है, कोटा में। ठीक है, और सावन भादो, अब क्या रह गया, कढ़ैया हो गई, महल हो गए, नहर हो गई, और झील। झील कहाँ पर है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही। ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है,
तो ये बात हुई डी की। अपन ने 2 क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले कामा भरतपुर के बारे में, जो ब्रज महोत्सव के कारण जाना जाता है, भोजन थाली मेले में जो हादसा हो उसके लिए चर्चित है। दूसरा यार डी, इसे जलमहलों की नगरी कहा जाता है। डी के किले का निर्माण मैंने बता दिया भदन सिंह ने कराया। डी के जलमहलों का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया। ठीक है। और नूरजहां का झूला डी भरतपुर में और सावन भादो महल डी भरतपुर में है। ठीक है। देखिए भरतपुर है जो राजस्थान का नया जिला, राजस्थान का जो नया जिला भरतपुर बना वो बना 25 जून 2008 को। लेकिन अगर बात करें कि राजस्थान का संभाग भरतपुर कब बना, तो 4 जून 2005 को। ठीक है। तो आगे आप नोट करिए, ये आपने नोट कर लिया। आगे की बात करें, आगे की बात करें तो डी भरतपुर हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो अगला जो पॉइंट आता है अपना वो आता है कुम्हेर। कुम्हेर, अच्छा कुम्हेर का क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। कुम्हेर के बारे में देखो, कुम्हेर भरतपुर में क्या है। कुम्हेर भरतपुर में दोस्तों एक भैंस की नस्ल आती है मुर्रा। देखो भैंसों की, गाय की, बकरी की, भेड़ों की, ऊंट की, सबकी मेरे पास ट्रिक पड़ी है। जब मैं आपको पशु संपदा कराऊंगा उसमें मुर्रा भैंस के बारे में बताऊंगा। मुर्रा भैंस का जो प्रजनन व शोध केंद्र है, अनुसंधान केंद्र है, वह कुम्हेर भरतपुर में है। देखिए वो ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक बताता हूँ अपने पास। देखो भैंस की जो ट्रिक है, भैंस की जो ट्रिक है वो कौन सी आती है। देखो चौके पूजे सोना माओ बाग में, ये भेड़ की ट्रिक है। अजब सी सेफ मारो जड़वाली। ठीक है। और भैंस की जो ट्रिक है वो भी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। भैंस की ट्रिक वो याद कर बता। कुम्हेर में क्या है, मुर्रा भैंस का प्रजनन अनुसंधान केंद्र, मुर्रा भैंस का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र, मुर्रा भैंस का प्रजनन व अनुसंधान केंद्र। देखो इसमें कुम्हेर भरतपुर में क्या आता है, मुर्रा भैंस का प्रजनन और अनुसंधान केंद्र। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे के क्षेत्र की बात करते हैं तो वो आता है विशेष तौर पे अपना भरतपुर क्षेत्र। अच्छा भरतपुर क्षेत्र के बारे में विशेष तौर पर अपन अध्ययन कर लेते हैं। भरतपुर क्षेत्र, देखो भरतपुर में जो लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया, लोहागढ़ दुर्ग किसने निर्माण कराया, 1733 में सूरजमल जाट ने। किसने कराया, सूरजमल जाट, जिसे जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूरजमल जाट को, जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून। आगे चलते हैं। पहला पॉइंट लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर सूरजमल जाट ने बनाया। दूसरा पॉइंट जो आता है भरतपुर के वो क्या आता है, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर। ठीक है। चौथे पॉइंट की भरतपुर का जो तीसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना, प्रथम जैव उर्वरक कारखाना, जैव उर्वरक कारखाना। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट। राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना कहाँ है, तो भरतपुर में स्थित है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने 1733 में कराया था। इसके बारे में आपको बता देता हूँ लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। इसे अजय दुर्ग, अभेद दुर्ग और मिट्टी का किला कहा जाता है। इसको किसी ने नहीं जीता अभी तक। राजस्थान का एक ऐसा किला है जिसको आज तक किसी ने नहीं जीता, वो आता है लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग में अष्टधातु किवाड़ लगे हुए हैं जो दिल्ली विजय से करके जवाहर सिंह ने यहाँ पर लगाया। क्या हुआ दोस्तों कि पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो अष्टधातु किवाड़ लगे हुए थे तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से उखाड़कर सीरी का किला वहाँ पर दिल्ली में से जहाँ पर स्थापित कर दिया। फिर शाहजहां ने वहाँ से उखाड़कर अपने लाल किले में लगा लिया। फिर वहाँ से भरतपुर का एक महान शासक जवाहर सिंह वहाँ से उखाड़कर दिल्ली के लाल किले से उखाड़कर वापस लोहागढ़ दुर्ग में लगाया।
इसलिए इसे अष्टधातु किवाड़ के बारे में चर्चा की जाती है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अष्टधातु किवाड़। ठीक है। अच्छा, भरतपुर वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता का मंदिर भी कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं और आगे की बात करें तो अपना आता है राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर। देखिए, राजस्थान में एकमात्र लक्ष्मण मंदिर और गंगा मंदिर, ये दोनों भरतपुर में। अच्छा, एक विशेष टॉपिक है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने कराया? लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया बलदेव सिंह ने, और गंगा मंदिर का निर्माण कराया बलवंत सिंह ने। आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर कहाँ है और राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे के क्षेत्र की बात करें, जो अपना नेक्स्ट क्षेत्र आता है वो क्या आता है? केवलादेव। देखो, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव, जिसकी स्थापना सन 1981 में की गई थी। 1985 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। राजस्थान का पहला अभ्यारण्य, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। यहाँ पर लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। ठीक है, केवलादेव। यहाँ पर 2005 में सफेद सारस की आबादी जब खत्म हो रही थी तो उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन राजहंस। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की जो स्थली है, स्वर्ग स्थली, वह कौन सी है? केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य। अच्छा, केवलादेव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक शिव जी का वो ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसका नाम केवलादेव है, इसलिए केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। तो केवलादेव क्या है? दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर, 1981 में स्थापित। ठीक है, पक्षियों की स्वर्ग स्थली। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है अपने पास? 1985 में विश्व धरोहर में शामिल। ठीक है, 1985 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया और 2005 में ऑपरेशन राजहंस, ऑपरेशन राजहंस कब? 2005 में। ये क्यों चलाया गया? क्योंकि केवलादेव में जो सफेद सारस है उनकी आबादी कम होती जा रही थी, इसको देखते हुए ऑपरेशन राजहंस चलाया गया। ठीक है, अच्छा, ये बात हुई केवलादेव की। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित, पक्षियों की स्वर्ग स्थली। ठीक है, 1985 में विश्व धरोहर में शामिल और ऑपरेशन राजहंस। अगले क्षेत्र की बात करें तो भी अपने पास जगह है तो आराम से अगला क्षेत्र और हो जाएगा। अगले क्षेत्र की बात करें दोस्तों, अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र आता है अपने पास कौन कौन सा हो गया? कामा, डीग, कुम्हेर, भरतपुर, केवलादेव। अगला क्षेत्र आता है वो आता है सेवर। सेवर, तो सेवर का आपको नाम से पता पड़ेगा कि सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेवर, भरतपुर में। लेकिन दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। नोट करके लिख लीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित? सेवर, भरतपुर में। इसी के साथ नोट लगा के लिखिए, जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं, सेवर की पहाड़ी वो जयपुर में। सेवर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जयपुर। याद रखिएगा, नोट लगा के मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सेवर की पहाड़ी, लोग कंफ्यूजन होंगे कि सेवर सेवर नाम आते ही सीधा भरतपुर में जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि सेवर अनुसंधान केंद्र यानी सरसों अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, पहाड़ी पूछ रहा है। अगर आपसे पहाड़ी पूछे तो आप जयपुर करना, और अगर आपसे अनुसंधान केंद्र पूछे तो आप क्या करना? भरतपुर करना। आगे चलते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं अपन, जगह अभी तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं अपन। अब बड़ा जो अगला पॉइंट आता है वो क्या आता है? रूपवास। रूपवास में एक ही पॉइंट मिलता है, वो क्या मिलता है? मरगिया महल। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में मरगिया महल कहाँ पे स्थित है तो रूपवास भरतपुर में स्थित है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जगह यहाँ पे दिख रही है, करा दूँ? यहाँ पे जगह तो दिख रही है लेकिन अपनी क्या परेशानी होगी फिर।
एक चीज ले लेते हैं, तो ले लेते हैं खानवा। चलो अगले पॉइंट में लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं। तो इधर की चीजें इरेज कर देता हूँ, मैं उधर की रहने देता हूँ। देखो, भरतपुर के तीन और क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है जो रह चुके हैं, उनकी जो महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे अपन, इसमें आप कंप्लीट कर लेंगे। तो भरतपुर के तीन क्षेत्र कौन कौन से? एक तो है खानवा, ठीक है, एक आता है अपने पास बयाना, और एक और क्षेत्र आता है जो भी आगे याद आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन खानवा। खानवा, आपको याद है कि मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा सांगा और भारत के मुगल शासक बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है इतिहास में। यह हुआ था 17 मार्च 1527 को 9:30 बजे गंभीरी नदी के तट पर, ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है। अब जो खानवा का युद्ध हुआ उसमें विजय कौन रहा? बाबर विजय रहा, ठीक है, निश्चित रूप से बाबर विजय रहा। महाराणा सांगा ने बहुत ही अच्छा वीर प्रदर्शन किया, इनके सैनिकों ने इसके साथ गद्दारी की। जब ये घायल हो गए थे तो इनको जहर दे दिया गया, कालपी मध्य प्रदेश नामक स्थान पर इनको जहर दे दिया गया और वहीं पर इनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने बोला था, जब जब ये तैयार हो गए थे, वापस स्वस्थ हो गए थे, इन्होंने बोला था कि मैं जो मेदिनी राय और उस बाबर का युद्ध हो रहा था तो मैं मेदिनी राय की सहायता करना चाहता हूँ। सैनिकों को बोला तो सैनिकों ने देखा कि पहले ये हार चुके हैं और हमारा भी अब लगभग खत्म हो जाएगा मामला, इसलिए इन्होंने जहर दे दिया और मार दिया। महाराणा सांगा एक महान शासक थे जिन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। अगर ये रहते तो आज इतिहास के पन्ने कुछ अलग देखने को मिलते, ठीक है। तो खानवा में क्या हुआ? 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ। अपन इतिहास में बहुत डीप पढ़ेंगे इसको। 17 मार्च 1527 को बाबर को युद्ध हुआ। युद्ध किस किस के मध्य? बाबर वर्सेज सांगा, ठीक है। तो खानवा का महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है? बाबर वर्सेज सांगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो युद्ध हुआ बाबर और सांगा के मध्य हुआ, ठीक है। और बाबर और सांगा के मध्य युद्ध हुआ दोस्तों। आगे चलते हैं तो बयाना, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया खानवा। इसके बारे में अपन इतिहास में और चर्चा करेंगे, इतिहास में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो बयाना जो दुर्ग है उसे बादशाह दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग कहा जाता है। इसका निर्माण विजयपाल ने मानी पहाड़ी पर करवाया था, ठीक है। बयाना में भीमलाट है, 7 मंजिला है। इसे राजस्थान की कुतुब मीनार कहा जाता है। अभी कराऊंगा मैं आपको। लोधी मीनार है, ठीक है। और यहाँ पर गुप्त शासकों का जो निधि कोष है 1821 सिक्के प्राप्त हुए हैं। कोष पड़ा हुआ है यहाँ पर गुप्त शासकों का जो बयाना में है। नील की खेती के लिए बयाना प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है दोस्तों बयाना में समुद्रगुप्त द्वारा लगाया गया राजस्थान का पहला विजय स्तंभ यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन बयाना की। तो बयाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? बयाना दुर्ग, जिसे क्या कहा जाता है? श्रीपंत दुर्ग, श्रीपंत विजयगढ़ी दुर्ग, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो विजयपाल ने करवाया था, ठीक है, विजयपाल ने करवाया। और यहाँ पर क्या क्या स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है दोस्तों भीमलाट। भीमलाट को क्या कहा जाता है? राजस्थान की कुतुब मीनार, राजस्थान की कुतुब मीनार भीमलाट को कहा जाता है। और लोधी मीनार यहीं पे स्थित है। और समुद्रगुप्त द्वारा लगाया गया पहला विजय स्तंभ किसके द्वारा? समुद्रगुप्त एक गुप्त शासक थे महान, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त द्वारा लगाया गया पहला विजय स्तंभ, समुद्रगुप्त द्वारा लगाया गया
पहला विजय स्तंभ यहीं पर स्थित है, विजय स्तंभ। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। ये कंप्लीट हो चुका है भरतपुर का जो विशेष क्षेत्र इनकी बात कर ली। अब बात करें अपन भरतपुर में कौन कौन सी नदियां बहती है, भरतपुर में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल है और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इनकी बात करेंगे। इसके बाद भरतपुर जिला अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं इरेज कर देता हूँ इसको। यही 2 पॉइंट उतारने अपन को, और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों भरतपुर में कौन कौन सी नदियां बहती है। नदियां, ठीक है, भरतपुर में अगर अपन नदियों की बात करें तो बाणगंगा, रूपारेल और गंभीरी नदियां बहती हैं। रूपारेल जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, बाणगंगा जिसका उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। अब अच्छा, इसका तो जयपुर से होता है उद्गम, लेकिन भरतपुर में क्या प्रसिद्ध है, तो भरतपुर में बाणगंगा नदी पर अजान बांध बना हुआ है जिससे केवलादेव घने पक्षी विहार को जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, तो अपन पहली जो नदी लिखते हैं वो कौन सी लिखते हैं, बाणगंगा। कौन सी लिखते हैं, बाण गंगा। अच्छा, बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, बाणगंगा का उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर। बेराट की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, जयपुर में। ठीक है, और इसका राजस्थान भरतपुर में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इस नदी पर अजान बांध बना हुआ है भरतपुर में। इस नदी पर अजान बांध बना है। ठीक है, इस अजान बांध से केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। ये जो केवलादेव घना पक्षी विहार है, जलापूर्ति होती है इससे इसको। ठीक है, समझ में आ गया आपको। मैंने एरो बना के इधर कर दिया कि जो बाणगंगा नदी है, ये जो बाणगंगा नदी है इसका उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है। इस नदी पर क्या है, अजान बांध बना हुआ है जिससे केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। दूसरी जो नदी आती है वो आती है रूपारेल। रूपारेल, इससे क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा किसे कहा जाता है, रूपारेल को कहा जाता है भरतपुर की जीवन रेखा। और एक महत्वपूर्ण नदी आती है जिसका नाम है गंभीरी। ये नदियां कंप्लीट हुई अपने दोस्तों। भरतपुर की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका अपन ने अध्ययन किया। रूपारेल, ठीक है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। बाणगंगा, जिस पर भरतपुर में अजान बांध बना होता है जिससे केवलादेव घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं तो वन्य जीव अभ्यारण्य। दूसरा जो पॉइंट आता है वो क्या था अपने पास, वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, भरतपुर में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनकी बात करते हैं। तो भरतपुर में केवल एक ही वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, वो आता है केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप लिख लीजिए केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार। ठीक है, इसके बारे में आपको नोट करा दिया मैंने कि राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। इसकी केवलादेव की 1981 में हुई थी। 1985 को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यहाँ पर लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। यह पक्षियों की साइबेरियन सारस जो कि रूस से आते हैं वो एक महत्वपूर्ण केंद्र है, महत्वपूर्ण एक आकर्षण का केंद्र है केवलादेव घना पक्षी विहार का। केवलादेव घना पक्षी विहार से किससे आपूर्ति होती है, अजान बांध से इसको आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य अपना कंप्लीट हुआ केवलादेव घना पक्षी विहार। अब आगे चलते हैं तो आगे की बात करें तो अपना आता है दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल, भरतपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, कौन कौन से पर्यटक केंद्र है जिसके कारण लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसे अजय दुर्ग, अवैध दुर्ग कहा जाता है क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं जीता। अजय दुर्ग, अवैध दुर्ग कहा जाता है। मिट्टी का किला इसे ही कहा जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे जब अपन किले और दुर्ग पढ़ेंगे तो और अच्छा डीप पढ़ेंगे। अभी अपन को टाइम क्या करना है, अपन टाइम को बचाना है। अच्छा,
मैं अगर आपको यहीं पर, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया, मुंह से बोल के बता दिया, तो आप वीडियो को स्किप करके या वीडियो को पीछे करके वापस नोट कर लीजिए, और आगे जब मैं दुर्ग किले स्थापत्य कराऊंगा तो उसमें और अच्छी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग हो गया। दूसरा जो दर्शनीय स्थल आता है वो आता है बयाना दुर्ग। अच्छा, बयाना दुर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो दुर्ग आता है वो आता है त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। अच्छा, इसके बारे में नहीं बताया। इसकी महत्वपूर्ण चीज आती है ननद भोजाई का कुआं। ननद भोजाई का कुआं। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग के में बता दिया, बयाना दुर्ग बता दिया। अब तीसरा जो आता है वो आता है त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। अच्छा, राजस्थान में आपसे पूछा जाएगा ननद भोजाई का कुआं कहाँ स्थित है, तो त्रिभुवनगढ़ दुर्ग बयाना भरतपुर में स्थित है। ठीक है, कंप्लीट है। आगे चलते हैं। आगे आता है वेर का किला। तीसरा जो दर्शनीय आता है, चौथा जो दर्शनीय आता है वो आता है वेर का किला। यह भी कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में। याद रखना है, लोहागढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, वेर का किला कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है। आगे बात करें दर्शनीय स्थलों की, तो आता है गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, इन चीज़ों की हम बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक महाराजा भरतपुर में एक विश्वविद्यालय, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये दर्शनीय स्थलों की बात हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर बता दिया, वो भी लिख लीजिए आप लिखना चाहो तो। गंगा मंदिर दर्शनीय स्थल है, लक्ष्मण मंदिर दर्शनीय स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई दर्शनीय स्थलों की। अब भरतपुर का जो लास्ट टॉपिक आता होता है महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बाद भरतपुर जिला कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फिर अपन नेक्स्ट जिले की बात करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण तथ्य की ओर चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है, देखिए दोस्तों, भरतपुर में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उनकी अपन बात करेंगे, जिसे लगभग भरतपुर की जो भी जिला है उसमें जो भी अपन के बचे हुए चीजें हैं वो अभी सब आ जाएगी। जैसे पहला कि राजस्थान में गुलाबी संगमरमर कहाँ निकलता है, तो भरतपुर में निकलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है गुलाबी संगमरमर। जिस प्रकार लाल संगमरमर कहाँ लिखता है, धौलपुर से रेड डायमंड सिटी कहा जाता है, गुलाबी संगमरमर का उत्पादन कहाँ होता है, तो भरतपुर में होता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट आता है जवाहर बुर्ज। जवाहर बुर्ज, ठीक है, जो जाट वंश के शासक है उनका राज तिलक होता था। राज तिलक कहाँ पे होता था, जवाहर दुर्ग। जिस प्रकार जयपुर के जो शासक थे उनका राज्य तिलक कदमी महल में होता था, जिसका निर्माण रामदेव ने करवाया था। जिस प्रकार राठौड़ वंश का राज्यभिषेक श्रृंगार चौकी में होता था, जिसका निर्माण तक्षक ने कराया, उसी प्रकार जाट वंश के जो शासक है उनका जो राज्यभिषेक होता है वो कहाँ होता है, जवाहर बुर्ज। इस जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो जवाहर बुर्ज हो गया। तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है दोस्तों, राजेश्वरी माता। जाट वंश की कुलदेवी, जाट वंश की कुलदेवी राजेश्वरी माता। ठीक है, जाट वंश की कुलदेवी कौन है, राजेश्वरी माता। ठीक है, फिर जो चौथा महत्वपूर्ण रहता होता है सिम्को वेगन फैक्ट्री। सिम्को वेगन फैक्ट्री, सिम्को वेगन फैक्ट्री, रेल के डिब्बों का निर्माण, रेल के डिब्बों का निर्माण राजस्थान में कहाँ होता है, तो सिम्को वेगन फैक्ट्री भरतपुर में होता है। राजेश्वरी माता, राजेश्वरी माता कौन है, जाट वंश की कुलदेवी है। ठीक है, और सिम्को वेगन फैक्ट्री, यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान में जो रेल के जो डिब्बों का निर्माण होता है, जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, सिम्को वेगन फैक्ट्री भरतपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो अपने महत्वपूर्ण थे गुलाबी संगमरमर हो गया। ठीक है, जवाहर बुर्ज हो गया, राजेश्वरी माता का मंदिर हो गया, सिम्को वेगन फैक्ट्री हो गया। पांचवा जो पॉइंट आता है अपने पास वो कौन सा आता है, वो आता है देव बाबा। देव बाबा यह क्या है, लोक देवता है।
क्या है, लोक देवता है। ठीक है, देव बाबा, इनके बारे में बात करते हैं। देव बाबा का जो मंदिर है वो नगला जहाजपुर में है। देव बाबा को पशु चिकित्सा का ज्ञान था। ठीक है, इन्हें ग्वालों के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह क्या, एक लोक देवता है। ठीक है, इनका जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है, नगला, नगला जहाज भरतपुर में स्थित है। ठीक है, इन्हें क्या था, पशु चिकित्सा का ज्ञान था। पशु चिकित्सा का ज्ञान, थोड़ी इन डाल लेता हूं मैं मार्कर में। ठीक है, देव बाबा जो है उन्हें क्या था, पशु चिकित्सा का ज्ञान, पशु चिकित्सा का ज्ञान था। और इन्हें क्या कहता है, ग्वालों का देवता, ग्वालों का देवता कहा जाता है। ठीक है, छठा जो महत्वपूर्ण तथ्य आता है वो क्या आता है कि होली के अवसर पर भरतपुर में जिकड़ी और हुरंगो, देखो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि होली के अवसर पर एक प्रथा है, जिकड़ी और हुरंगो का आयोजन कहाँ पे होता है, भरतपुर में होता है। तो होली के अवसर पर जिकड़ी और हुरंगो, होली के अवसर पर क्या होता है, जिकड़ी, जिकड़ी और हुरंगो का आयोजन कहाँ होता है, भरतपुर में होता है। जिकड़ी और हुरंगो एक प्रथा है जिसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे की जो बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या आता है, भरतपुर बर्ड पैराडाइज, इसका निर्माण किसने किया था, सर ओलिन आर्टिम्स, इस प्रकार का नाम आता है भरतपुर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। ले लिया दोस्तों, तो छठा पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब सातों पॉइंट यहाँ पे कराता हूँ मैं आपको, यही पे कराता हूँ सातों पॉइंट। अच्छा, सातवां पॉइंट जो आता है अपने पास वो क्या आता है, भरतपुर बर्ड पैराडाइज, ये एक पुस्तक है भरतपुर बर्ड पैराडाइज, इसके बारे में पूछा सकता है। इसका निर्माण किसने किया, इसकी रचना किसने की, इस पुस्तक की, ये क्या पुस्तक है जिसकी रचना किसने की, सर आर्टिम्स इवांस, सर आर्टिम्स इवांस। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कि भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक की रचना किसने की, सर आर्टिम्स इवांस ने की। अब आता है अगला जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य होता है, बमरसिया नृत्य। ठीक है, बमरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। 8 पॉइंट आता है, बम रसिया नृत्य कहाँ का है, भरतपुर का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो 9वां पॉइंट आता है वो क्या था अपने पास, बमरसिया नृत्य भरतपुर का है। नौटंकी, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर की। अच्छा, नौटंकी को शुरू किसने किया था, भूरीलाल ने किया था, भूरीलाल, डीग निवासी भूरीलाल ने किया था। और अभी वर्तमान में कौन प्रसिद्ध है, गिरिराज प्रसाद कामा। ठीक है, नौटंकी जिसमें 9 प्रकार के वाद्यों का यंत्र मतलब प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्रों का, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर की प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत की थी डीग के निवासी भूरीलाल ने की थी। और नौटंकी, नौटंकी के जो अभी प्रसिद्ध जो अभिनेता है वो कौन है, वो है अपने गिरिराज प्रसाद कामा। आगे चलते हैं, तो आगे की बात करते हैं। जो 10वां पॉइंट अपने पास आता है वो आता है शेर ए भरतपुर। शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है, शेर ए भरतपुर, शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है, तो गोकुल लाल वर्मा, शेर ए भरतपुर, गोकुल वर्मा, जिन्हें क्या कहा जाता है, शेर ए भरतपुर कहा जाता है। दिख रहा है आपको आराम से, कोई परेशानी नहीं है। आगे की ओर चलते हैं। जो 11वां पॉइंट आता है वो क्या आता है,
कि राजस्थान में जो गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि यानी कोष जो प्राप्त हुआ वो बयाना से प्राप्त हुआ, जहां पर कितने सिक्के प्राप्त हुए, 1821 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, तो गुप्त शासकों का कोष बयाना से प्राप्त हुआ, और बयाना से कितने सिक्के प्राप्त हुए, 1821 सिक्के प्राप्त हुए। पूछा जा सकता है आपसे गुप्त शासकों को कोष कहाँ से प्राप्त हुआ, बयाना से। बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, 2-3 और महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब ये अपना जिला कंप्लीट हो जाएगा। वो आता है वीर बालक, ये अपना सरसों का जो इंजन छाप तेल है, सरसों का जो इंजन छाप तेल है, इंजन छाप तेल, इंजन छाप सरसों तेल, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, भरतपुर का। अगर यही आपसे पूछा जाए कि वीर बालक छाप सरसों का तेल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जयपुर का। नोट लगाकर लिख लीजिए आप, वीर बालक सरसों का जो तेल है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो इंजन छाप तेल भरतपुर का हो गया। अब आता है मिल्क चिलिंग प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट। 13वां जो पॉइंट आता है वो आता है मिल्क चिलिंग प्लांट। मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पे स्थित है, भरतपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर अपन आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिर इसके बाद में भरतपुर जिला कंप्लीट है। सासी जनजाति, सासी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक, भरतपुर में। ठीक है, तो अपना आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, भरतपुर जिला कंप्लीट हुआ। सासी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ऐसे भी बनाता रहूँगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे पल पल की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, अच्छा वीडियो मिलेगी जब तो आप देखोगे, इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।